हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जय विजय सिंह। आप सबका एसआरके एकेडमी चैनल पे सबका स्वागत है। देखिए यहाँ पे 2026 का एनडीए का पेपर फर्स्ट टर्म का जो पेपर हुआ है उससे रिलेटेड जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसा उनका लेवल होता है, किस क्वेश्चन पे हमें कलम चलाने की जरूरत पड़ती है और किस क्वेश्चन पे कलम चलाने की नहीं जरूरत पड़ती है। वैसे देखते हैं टोटल अगर साइंस की बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रहते हैं, जिसमें फिजिक्स में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कलम चलाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंसेप्ट तो जरूर रहते हैं। अगर कंसेप्ट को आपने नहीं पकड़ा तो यूपीएससी आसानी से क्लियर नहीं हो सकता है। ये क्लियर है तो आपको जो है कहीं ना कहीं हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे 2026 में साइंस के फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे 67 नंबर का क्वेश्चन है फिजिक्स का। A lightning rod with sharp tip reduce damage risk, which one of the following the primary reason for it? कह रहा है कि प्राइमरी जो घर होता है, मंदिर होता है, उसपे एक लोहे की कील लगाई होती है, शार्प कील लगाई होती है। जब आकाशीय बिजली गिरती है तो इंडक्शन के थ्रू उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है और इतना ज्यादा चार्ज आ जाता है नुकीला पॉइंट पे, वहां पे चार्ज डेवलप होने से, शार्पनेस ज्यादा होने से चार्ज की वैल्यू ह्यूज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है तो आसपास के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स, जैसे सपोज दैट ये जो है नुकीला पॉइंट है और यहाँ पे ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है यहाँ पे, इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है कि यहाँ एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं और आयनाइज्ड होकर के, पोलराइज्ड होकर के एक तरफ जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलते हैं और जहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट होते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है और जहां से प्लेस छोड़ते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यही नेगेटिव चार्ज आकर के यहाँ पे ये इसके चार्ज के अमाउंट को रिड्यूस करता है और रिस्क को भी कम करता है, रिस्क को भी कम करता है, याद रखना। तो बेटा जो है यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या लिखा है इट अट्रैक्ट लाइटनिंग डायरेक्टली, नहीं गलत है, बिल्कुल ये ऐसा नहीं काम करता है। द शार्प टिप रिड्यूस द लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस नहीं करता है बेटा, इंक्रीज करता है और ये गलत हो गया। फिर इनहेंस फील्ड एंड प्रोमोट्स कंटिन्यूअस कोरोना डिस्चार्ज और यही मोस्ट एक्यूरेट है। मैंने अभी बताया है कि कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है। कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है कि जहां पे फील्ड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां की एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, पोलराइज्ड होकर के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे नुकीला पॉइंट है जहाँ पे चार्ज स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये आकर के इसको रिड्यूस करने लगता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। कोरोना डिस्चार्ज याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तो एयर में करंट आने लगती है। अगर यहीं पे जहां पे हम लोग खड़े हैं यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है आयनाइज्ड हो जाएंगे और हमें करंट का झटका लगने लगता है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है सी है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर सी है। डी देखिए क्यों गलत है, रिपेल चार्ज क्लाउड, चार्ज क्लाउड को रिपेल नहीं करता है, अट्रैक्ट करता है, याद रखना। तो बेटा जो है साइंस के पीछे कहीं ना कहीं रीजन जरूर छिपा रहता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं जब हम लोगों के गांव में होता क्या है, जब बिजली तड़कती है, भड़कती है, आवाजें आती है तो बूढ़े दाई लोग क्या करते हैं,
लोहे की कील आंगन में फेंक देते हैं, दरवाजे पे फेंक देते हैं, ताकि जो है उस बिजली के जो चार्ज है उसको रिड्यूस करे, उसको कम करे। अगर जो है कहीं ना कहीं रीजन तो छिपा ही रहता है। उस रीजन को जानने के लिए कभी कभी आप देखे होंगे कि मंदिरों में घंटा बजाया जाता है। घंटा इसलिए नहीं बजाया जाता कि लोग खुश हो जाए। घंटे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म छिपा हुआ है उसकी किल हो जाती है, उस डेथ हो जाता है, वो मर जाता है और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, पॉल्यूटेड फ्री हो जाता है। इसी तरह से आप क्वेश्चन कई बार आया है कि ब्रिज क्रॉस करते समय आर्मी के लोग जो है कदम में कदम मिला करके नहीं चलते हैं। क्यों? अगर ऐसा होता है तो पुल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और आर्मी के जो कदम की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो मैच कर जाएगा तो पुल की एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और पुल जो है गिर जाएगा, याद रखिएगा। फिर उसी तरह से कथा कहानी होती है तो पंडित जी लोग शंख बजाते हैं, शंख के पीछे ही यही रीजन है। कभी कभी इतिहास में आप पढ़े होंगे कि तानसेन गाना गाते थे तो शीशे में चमक आ जाती थी, रीजन यही था, उनके गाने की फ्रीक्वेंसी और शीशे की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती थी और उसमें क्रैकिंग आ जाता था। तो आंसर बेटा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस्कोप यूज टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री if the tube of the periscope is filled with complete transparent liquid of refractive index 1.5 then which one of the following is correct respective to the image seen। याद रखना बेटा, बिल्कुल पहला क्वेश्चन तो यहीं से उठ जाता है कि पेरिस्कोप होता क्या है। पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हिडन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि पेरिस्कोप में किस प्रकार का मिरर यूज किया जाता है, तो प्लेन मिरर का यूज किया जाता है और उसमें एंगल क्या होता है, 45 डिग्री का एंगल दिया जाता है। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है पेरिस्कोप, प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। देखिए क्वेश्चन उठते ही यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं और ये सारे क्वेश्चन एनडीए में सीडीएस में पूछे गए हैं। फिर यहाँ से पूछा गया है कि जो पेरिस्कोप का ट्यूब होता है उसमें अगर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड भर दिया जाए तो इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा क्वेश्चन ये वही है जो किसी भी मिरर को, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कोई भी मिरर हो, अगर उसको हम पानी में इमर्ज करते हैं उसके फोकल लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको भ्रमित करने के लिए डाल दिया है कि उसके पेरिस्कोप में इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड डाल दिया जाए तो इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, अगर इसको आप पानी में डाल देते हो तो इसके फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी है। तो याद रखना बेटा, किसी भी टाइप का यहीं पे अगर लेंस होता तो फोकल लेंथ जो है 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मटेरियल और मीडियम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द इमेज विल रिमेन अनचेंज, बिल्कुल यही आंसर सही है। चाहे पानी डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, उसके फोकल लेंथ के ऊपर कोई चेंज होने वाला नहीं है। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो तुरंत जो है ट्रिक लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, द इमेज विल अपीयर लेटरली शिफ्टिंग, कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। शिफ्टिंग जो है ग्लास स्लैब से होती है, वाटर स्लैब से होती है, याद रखना। फिर जो है यहाँ पे तीसरा विकल्प जो है सी लिखा हुआ है, द इमेज विल अपीयर्स 1.5 टाइम्स ब्राइटर, नहीं ब्राइटर नहीं होता है बेटा,
कोई भी प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, इमेज को बड़ा छोटा कर सकता है, ब्राइटनेस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, द इमेज विल अपीयर्स 1.5 टाइम्स डार्कर। डार्कर का भी कुछ लेन देन नहीं है और इसका भी ब्राइटर का भी कुछ लेन देन नहीं है यहाँ पे। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे द इमेज विल रिमेन अनचेंज, रिमेन इमेज जो है अनचेंज रहता है, अनचेंज रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 69। देखिए यहाँ पे बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मिरर ऑलवेज फॉर्म ऑफ द इमेज बिटवीन द पोल एंड फोकस रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मिरर। याद रखना बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का ये प्रॉपर्टी होता है, आपको याद होता है, आपको याद होना चाहिए। ये कक्षा 10th के बच्चे जो एक लाइन में याद करते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे जो इमेज बनता है ऑलवेज जो है पोल और फोकस के बीच बनता है, और इन्वर्टेड बनता है, इरेक्ट बनता है और स्मॉलर बनता है। याद रखना। तो क्या बताया मैंने, जो प्लेन मिरर है यहाँ पे दिया है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्केव मिरर क्या करता है भाई, तो कॉन्केव मिरर से रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इससे ऑलवेज जो है पोल और फोकस के बीच इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और रिड्यूस बनता है, बहुत छोटा बनता है। एक ही स्टेटमेंट याद रखना है इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, और कोई ऑप्शन याद नहीं रखना है। चलिए, प्लेन मिरर बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। इट इज कॉन्केव मिरर स्मॉलर फोकल लेंथ, बिल्कुल गलत है। इट इज कॉन्केव मिरर लार्ज फोकल लेंथ, नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से ही इमेज हमेशा जो है पोल और फोकस के बीच बनता है और वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। याद रखना बेटा, जो वर्चुअल इमेज होता है ऑलवेज इरेक्ट होता है और जो रियल इमेज होता है ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, चाहे लेंस का केस लिया जाए चाहे मिरर का केस लिया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फोर्स कॉन्सेप्ट से है। क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग स्काई ड्राइवर ऑफ मास 60 kg हु इज फॉलिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये कोई लिफ्ट है सपोज दैट, और ये कह रहा है कि व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, ये फॉलिंग कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, mg फोर्स नीचे काम करता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो अपवर्ड फोर्स है r ऊपर काम करता है। ये बॉडी नीचे आ रही है, इस स्काई ड्राइवर जो है नीचे आ रहा है, तो फोर्स mg वाला फोर्स ज्यादा है लेकिन नीचे तो आ रहा है, लेकिन स्पीड उसका कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या लगाएंगे, mg माइनस r इक्वल टू ma, और जब स्पीड कांस्टेंट है बेटा तो ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। और इस केस में आपसे पूछा है mg इक्वल टू r हो जाता है। जब आप कैलकुलेट करोगे m की वैल्यू 60 रखोगे
और जी की वैल्यू जो है 9.8 रखोगे तो आंसर जो है 588 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। और इससे रिलेटेड 70 वाला जो क्वेश्चन है ना, वो सीडीएस में भी पूछा जाता है और एनडीए में भी पूछा जाता है, नियर अबाउट हर साल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71, देखिए यहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरह के फील्ड काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं। और ये दोनों फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखना, अगर इसकी एग्जांपल पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल क्या है, तो विविज्योर याद रखना, विविज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, विदाउट मीडियम में चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर ये तो है ही है, इसके अलावा भी गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है और माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट रेज है, बहुत सारे वेव है जो इस कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैटेगरी में आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ये फोटॉन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और फोटॉन पार्टिकल जो है चार्जलेस होता है और मासलेस होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर किसी भी फील्ड से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, और वहां से इसको पास कराते हैं तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। जब चार्ज नहीं होगा तो कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा। याद रखना, ये पूछा गया है, विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू, कह रहा है कि किसको ये सेंस करता है। फिर आता है यहाँ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं सेंस करता है। हमारे आंख की रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है, उस इमेज को सेंस करने के लिए ऑप्टिक नर्व होती है, और जितने भी ऑप्टिक नर्व होती है उसका जो फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना से इमेज को, सेंस को कैच करती है और मिड ब्रेन में लेके जाती है, और मिड ब्रेन एनालिसिस करता है कि इसका इमेज क्या है, कितना बड़ा है, कैसा है, ये सारा काम तो उस सेंस को बता रहा है। तो सेंस क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। इंफ्रारेड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप जानते हैं कि इंफ्रारेड ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। थैंक यू, जय हिंद।